नमस्कार दोस्तों, एमपी एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी इस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज के तहत पहले 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का गठन किस तरह से हुआ, इसे समझने का प्रयास किया और विभिन्न विभिन्न वर्षों में क्या क्या स्थिति मध्य प्रदेश की रही, किस तरह से जिलों का निर्माण हुआ, यह सब हमने मध्य प्रदेश के गठन में समझा था। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए लाभदायक हैं, उन सभी के बारे में हमने विस्तार से समझा। आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के पठारों तथा पर्वत श्रेणियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों, हमारा जो मध्य प्रदेश है यह प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा है और यह प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग में स्थित है तथा साथ ही यहाँ पर गोंडवाना लैंड का भाग भी मध्य प्रदेश है। हम देखते हैं कि प्रदेश के भूगर्भ में आद्य महाकल्प से लेकर नवीनतम कल्प की चट्टानें पाई जाती है। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है और गोंडवाना लैंड में अति प्राचीन चट्टानें पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर आद्य महाकल्प से लेकर नवीनतम कल्प की चट्टानों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब इसकी हम भौगोलिक सीमाओं की बात करेंगे। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में यह देखा था कि मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है जिसकी सीमाएं 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। लेकिन अब हम इसकी भौगोलिक सीमाएं देखते हैं दोस्तों कि यह भौगोलिक रूप से किन भौगोलिक स्थलाकृतियों से जुड़ा हुआ है। तो पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान हमें देखने को मिलता है। वहीं जब हम पश्चिम में जाते हैं दोस्तों, तो पश्चिम में हमें अरावली पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है और दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी है। दोस्तों, प्रदेश की जो उच्च भूमि है उसकी औसत ऊंचाई है 300 मीटर। 300 मीटर हमारे मध्य प्रदेश की उच्च भूमि की औसत ऊंचाई है। अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार जैसे कि हमने पहले भी देखा था, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। मध्य प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध का भाग है। दोस्तों, इसका क्षेत्रफल भी हम लोग पहले देख चुके थे, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई जो उत्तर से दक्षिण है वह है 605 किलोमीटर और चौड़ाई पश्चिम से पूर्व 870 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से आगे। दोस्तों, हमारा जो मध्य प्रदेश है उसे भौगोलिक दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया गया है। वह 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वह 3 भाग है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश और तीसरा है पूर्वी पठार। अब जो मध्य उच्च प्रदेश है दोस्तों, उसे पुनः 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। वहीं जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। और हमारा जो पूर्वी पठार है दोस्तों, उसे हम बघेलखंड के पठार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह है हमारे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। इसे हम एक मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह जो मैप है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यह है हमारा मालवा का पठार। यह है मालवा का पठार जो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक स्थलाकृति है दोस्तों। वहीं मालवा पठार के उत्तर में आप देखेंगे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार से ही लगा हुआ यहाँ आप देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार का विस्तार दोस्तों इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ है नीचे बघेलखंड का पठार, जो पूर्वी पठार जिसे हमने कहा। फिर मालवा के पठार से नीचे नर्मदा सोन घाटी, यह एक भ्रंश घाटी है दोस्तों। भ्रंश घाटी क्या होगी इसे हम आगे समझेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दोस्तों नर्मदा सोन घाटी के नीचे है, जिसे हमने 3 भागों में विभाजित किया है, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत राजपीपला श्रेणी आती है, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी आती है। वहीं मैकाल श्रेणी इसके एकदम उत्तर में स्थित है दोस्तों।
तो यह था मैप जिसमें हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किस तरह से है, कौन कौन से प्रदेश कहाँ हैं, उन्हें हमने समझने का प्रयास किया। अब चलते हैं आगे और विस्तार से हम एक एक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश दोस्तों एक त्रिभुजाकार प्रदेश है। इसकी आकृति जो है वह एक त्रिभुज के समान है और इसमें आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन और दक्कन ट्रिप की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। यह नर्मदा सोन घाटी एवं गंगा यमुना के मैदान के मध्य में स्थित है दोस्तों, जैसा हमने मैप में भी देखा था, और मध्य प्रदेश के 2/3 भाग पर फैला है दोस्तों। इसका जो क्षेत्रफल है बहुत अधिक है, 2/3 भाग पर मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार है। इसके 5 उपभाग हैं जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है मालवा का पठार। मालवा का पठार दोस्तों, इसका क्षेत्रफल प्रदेश के कुल भूभाग का 28% है और यह सबसे बड़ी भौगोलिक स्थलाकृति है दोस्तों मध्य प्रदेश की। इसका जो निर्माण हुआ वह दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट की चट्टानों के से हुआ है। इसकी सीमाएं दोस्तों उत्तर में मध्य भारत के पठार से लगती है, पूर्व में बुंदेलखंड व रीवा पन्ना के पठार से लगती है और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी से लगती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। इसमें जिले कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, भोपाल, झाबुआ, आगरमालवा, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, रायसेन, मंदसौर आदि जिलों का विस्तार पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो सिगार की चोटी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानें जो होती है, बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। काली मिट्टी में हमें यह ध्यान रखना है कि फसलें जो होती है वह कपास काली मिट्टी की एक प्रमुख फसल है दोस्तों। इसके अलावा गेहूँ, सोयाबीन, चना आदि भी यहाँ पर पाया जाता है। नदियों की बात करें तो चंबल, शिप्रा, बेतवा, माही, काली सिंध आदि आदि मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। वर्षा की अगर बात करें तो 50 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जहाँ पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी, वहीं पूर्वी भाग में 125 सेंटीमीटर तक वर्षा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक फैक्ट है दोस्तों मालवा के पठार से जुड़ा हुआ कि जो चीनी यात्री आया था फाहियान, उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। मतलब यहाँ पर सम जलवायु है दोस्तों, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। जो भी इंदौर, उज्जैन के क्षेत्र में रहते होंगे उन्हें यह अच्छी तरह से पता होगा। अब आगे दोस्तों हम बात करेंगे मध्य भारत के पठार की। तो मध्य भारत का जो पठार है उसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है और इसके निर्माण में आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का योगदान है दोस्तों। इसकी सीमाओं की बात करें तो उत्तर में यह यमुना के मैदान से, दक्षिण में मालवा के पठार से, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि से और पूर्व में बुंदेलखंड के पठार से लगा हुआ है। इसमें जिले भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच आदि जिलों का विस्तार है। मिट्टी यहाँ पर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि नदियों के निक्षेप से निर्मित हुई है। यहाँ पर फसलें अगर बात करें दोस्तों तो सरसों का बहुत उत्पादन होता है, इसीलिए मध्य भारत के पठार को सरसों के उत्पादन की हांडी कहा जाता है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम देखने को मिलती है दोस्तों, मात्र 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और भिंड में एक स्थान है गोहद, वहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे कम 55 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है दोस्तों। नदियों की बात करें तो चंबल, सिंध, पार्वती, कूनो, कुंवारी आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखें तो इसे चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। उप आर्द्र प्रदेश क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है इस कारण से। और यहाँ पर जो चंबल नदी है दोस्तों, उसके कारण यहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या बहुत देखने को मिलती है। और जब मृदा अपरदन होता है तो यहाँ बीहड़ों का निर्माण होता है। बीहड़ मतलब बड़े बड़े गड्ढे, जो कि जो चंबल के डाकू आपने अगर सुना हो तो उनकी शरण स्थली भी है दोस्तों यहाँ के बीहड़। वहाँ उसके बाद हम देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार का अगर क्षेत्रफल देखें तो 7.7% है और इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से हुआ है। ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं दोस्तों, जो कि अति प्राचीन चट्टानें हैं। सीमाएं अगर देखें तो पश्चिम में मध्य भारत का पठार है, दक्षिण पश्चिम में मालवा का पठार है, दक्षिण पूर्व में रीवा पन्ना का पठार है और उत्तर में यमुना का मैदान है।
वहीं इसकी सर्वोच्च चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है दोस्तों। अगर जिलों का बात करें तो यहाँ पर ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी तथा छतरपुर जैसे जिलों का विस्तार है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, मतलब लाल, पीली और काली मिट्टी का मिश्रण यहाँ पर पाया जाता है। और यह जो मिट्टी है दोस्तों, इसकी उर्वरता बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पर मोटे अनाज की खेती की जाती है। वर्षा की बात करें तो 75 से 125 सेंटीमीटर तक। और नदियाँ यहाँ पर सिंध, केन, बेतवा आदि प्रमुख नदियाँ हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि बेतवा नदी इस पठार की जीवन रेखा है दोस्तों। और तेंदुपत्ता यहाँ की प्रमुख वन उपज है। तेंदुपत्ते के उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। अब अगला हमारा भौगोलिक प्रदेश है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का जो पठार है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 10.36% है। इसका निर्माण कुडप्पा और विंध्यन शैल समूह के अपरदन से हुआ है। सीमाएं इसकी बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में है तथा मालवा के पठार के पूर्व में यह स्थित है दोस्तों। आगे कुछ और फैक्ट्स जानते हैं रीवा पन्ना के पठार के बारे में कि यहाँ की सर्वोच्च चोटी है गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। कौन कौन से जिलों का विस्तार है दोस्तों? तो रीवा, सतना, पन्ना, सागर, दमोह आदि जिलों का विस्तार रीवा पन्ना के पठार में है। यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। फसलें यहाँ पर गेहूँ, ज्वार, चावल आदि फसलें यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। नदियों की बात करें तो टोंस, केन, बीहड़, सोन आदि यहाँ की नदियाँ हैं। इसमें विशेष जो हम देखेंगे तो यहाँ पर बलुआ पत्थर और हीरा पाया जाता है दोस्तों। हीरे का उत्पादन सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है और वह रीवा पन्ना के पठार में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, जो बीहड़ नदी पर स्थित है। अब मध्य प्रदेश का पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है वह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इस प्रदेश को विंध्यन कगार प्रदेश भी कहा जाता है। अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो हमारा पांचवा भौगोलिक प्रदेश यहाँ पर है नर्मदा सोन घाटी, जिसका क्षेत्रफल 26% है दोस्तों। मालवा के पठार के बाद यह सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है। इसकी सीमाएं मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में है तथा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के उत्तर में यह प्रदेश स्थित है। जिलों की अगर बात करें तो जबलपुर, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बड़वानी आदि जिलों का विस्तार है दोस्तों। मिट्टी की बात करें तो पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है और पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। फसलें कपास, गेहूँ, बाजरा, चना आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ वर्षा की बात करें दोस्तों तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इसके पूर्वी क्षेत्र में 140 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ पर नदियों की अगर हम बात करें तो नर्मदा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है दोस्तों। इसके अलावा सोन, जोहिला, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अब यहाँ का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह देखते हैं कि यह राज्य का सबसे निचला भूभाग है दोस्तों। सबसे निचला एवं सबसे गहरा भूभाग है नर्मदा सोन घाटी। इस प्रदेश को मध्य प्रदेश की अन्न पेटी कहा जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि यह सतपुड़ा और विंध्यन रेंज के बीच में स्थित है दोस्तों। और सतपुड़ा और विंध्यन श्रेणी जो है वह भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। वहीं नर्मदा सोन घाटी एक भ्रंश घाटी है दोस्तों। यहाँ गोंडवाना काल के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। कोयले नर्मदा घाटी जो है वहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 7% है और यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है दोस्तों। इसका निर्माण गोंडवाना युग की चट्टानों से हुआ है। इसकी सीमाएं नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में, रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण पूर्व में तथा छत्तीसगढ़ के पर्वतीय क्षेत्र के पश्चिम में है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब जिलों की अगर हम बात करें तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी आदि जिलों का विस्तार बघेलखंड के पठार में देखने को मिलता है।
मिट्टी यहाँ पर बात करें दोस्तों तो लाल पीली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। फसलों की अगर बात करें तो चावल यहाँ की सर्वप्रमुख फसल है दोस्तों। और वर्षा यहाँ पर अत्यधिक होती है, 125 से 140 सेंटीमीटर तक। यहाँ की नदियों की बात करें तो सोन, जोहिला, रिहंद, गोपद आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। अब यहाँ पर विशेष हम देखें तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेढ़न इसी पठार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से आगे। अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा मेकाल श्रेणी प्रदेश के बारे में। तो यह प्रदेश नर्मदा के समानांतर स्थित है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% है। इस संपूर्ण श्रृंखला का निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। यह भी आप याद रखिएगा दोस्तों कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी प्रदेश का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो दक्कन ट्रेप की चट्टानें, उसके अलावा आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यहाँ गोंडवाना युग की चट्टानें भी मिलती है दोस्तों। ताप्ती, वेनगंगा, वर्धा, तवा आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में हमें काली मिट्टी दिखेगी, वहीं जब हम पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो लाल पीली मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। वर्षा की बात करें तो वही पश्चिमी क्षेत्र में 55 सेंटीमीटर और पूर्वी क्षेत्र में 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है दोस्तों। इस क्षेत्र के अंतर्गत खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जिले आते हैं दोस्तों। अब सतपुड़ा मेकाल श्रेणी प्रदेश जो है इसे हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला कौन सा है? पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश। इसे हम राजपीपला श्रेणी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और इसका विस्तार हमें गुजरात राज्य में भी देखने को मिलता है। जो हमारा पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश है वहाँ पर असीरगढ़ की पहाड़ी मिलेगी और निमाड़ा का मैदान भी हमें देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश पर। तो यहाँ पर महादेव पहाड़ी का विस्तार है दोस्तों, और यहीं पर पचमणी स्थित है। और पचमणी जो है यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पर 199 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। और जो हमारी महादेव पहाड़ी है वहीं पर है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। यह मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, और इस क्षेत्र में कोयले के भंडार भी हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका तीसरा भाग हम देखेंगे मेकाल श्रेणी। तो यह एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है दोस्तों, और मेकाल श्रेणी जो है यहीं पर अमरकंटक का पठार है दोस्तों। अमरकंटक के पठार से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन, जोहिला। नर्मदा नदी जो है यह हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन क्या है वह हमने समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।